साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH एकेडमी पर। दोस्तों, आप सबका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। देवियों और सज्जनों, आज की क्लास में हम 4 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के साथ उनसे जुड़े सभी तथ्यों को भी पढ़ेंगे। तो साथ है कुछ राज्यों और देशों के बारे में मैप्स की मदद के साथ पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कवर करेंगे। तो आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को बिना एक भी सेकंड स्किप किए हुए एंड तक पूरे मन लगा कर देखें। और आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ आज की मोटिवेशनल लाइंस के साथ। और आज की मोटिवेशनल लाइंस हैं, शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है, शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। इन्हीं लाइंस के साथ दोस्तों आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अंत में पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए शिवांगी सेन, बी आयशा अजीज, सी भावना कंठ और डी अवनी चतुर्वेदी। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में आयशा अजीज ने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली आयशा 25 साल की उम्र में पायलट बन गई हैं। आयशा अजीज साल 2011 में सबसे कम उम्र में स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस पाने वाली छात्रा बनी थी। उस समय आयशा 15 साल की थी। इसके बाद उन्होंने रूस के सोकोल एयरवेज में MiG-29 उड़ाने के लिए ट्रेनिंग ली। फिर आयशा ने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से विमानन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और 2017 में उन्हें कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल गया। दोस्तों हमारे ऑप्शंस में एक नाम बहुत अच्छा है, भावना कंठ, जिसे आप याद रखें कि यह पहली बार राष्ट्रीय परेड में शामिल होने वाली कोई महिला पायलट बनी थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने हाल ही में CEO पद छोड़ने की घोषणा की है। उनकी जगह किसको CEO की जिम्मेदारी दी जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं, ए राजेश गोपीनाथन, बी शिव नादर, सी एंडी जेसी और डी उदय कोटक। तो दोस्तों आपको बता दें कि अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने जो CEO पद छोड़ने की घोषणा कर दी है, उसके बाद एंडी जेसी को CEO की जिम्मेदारी दी जाएगी। जेफ बेजोस अमेजन की वेब सर्विस लीड कर रहे थे, जिसने कंपनी की नई तकनीक खरीदने और कंप्यूटिंग सर्विसेज आसान बनाने में अहम योगदान दिया है। एंडी जेसी ने साल 1997 में अमेजन ज्वाइन किया था। दोस्तों नज़र डालेंगे अमेजन कंपनी की तरफ, तो अमेजन कंपनी की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी तथा इसके संस्थापक जेफ बेजोस रहे और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। उसके पहले आपको बता दें कि जेफ बेजोस दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क हैं। और चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए बिहार, बी झारखंड, सी पंजाब और डी तमिलनाडु। तो दोस्तों आपको बता दें हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। यह मिशन 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलपूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के सरकार के अभियान का हिस्सा है। इस योजना में अमृतसर, तारन तारण और गुरदासपुर जिलों के 155 गांवों के 6 लाख निवासियों को लाभ होगा। यह योजना आर्सेनिक प्रभावित वस्तुओं को समस्या को हल करेगी। इस योजना को विश्व बैंक, नाबार्ड, भारत सरकार और जल जीवन मिशन और राज्य बजट द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। तो दोस्तों वित्त पोषित के आप नाम याद रखें कि विश्व बैंक, नाबार्ड, भारत सरकार के जल जीवन मिशन और राज्य बजट द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। दोस्तों नज़र डालेंगे पंजाब की तरफ, तो देखते हैं सबसे पहले पंजाब को नक्शे में। और हम जैसे कि नक्शे में देख सकते हैं पश्चिमोत्तर हिस्से में स्थित पंजाब है, जो उत्तरी हिस्से में सबसे ज़्यादा है। और इसकी अगर हम सीमा देखेंगे दोस्तों, तो इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से और राजकीय सीमा जम्मू कश्मीर जो अब केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ एक और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पंजाब के राजधानी चंडीगढ़ है तथा यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। दोस्तों इसे पंजाब को भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। और अगर हम पंजाब में स्थित संस्थान देखेंगे दोस्तों, तो पंजाब के पटियाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स स्थित है। पंजाब में एक और भारत प्रौद्योगिकी संस्थान भी स्थित है और पंजाब डिजिटल लाइब्रेरी भारत में फेमस है। दोस्तों जैसे हमने आपको उपनाम बताया अभी कि देश की खाद्य टोकरी और भारत का अनाज भंडार
पंजाब को कहा जाता है। पंजाब में अगर दोस्तों हम बांध देखें तो दो बांध बहुत महत्वपूर्ण है, भाखला नागल बांध जो सतलज नदी पर है और रंजीत सागर बांध जो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें यहाँ के पर्यटन स्थल तो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में वहाँ पर स्मारक बना हुआ है। दोस्तों आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बता दें तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में। और उस समय पर यहाँ पर जो जनरल ने गोलियां चलवाई थी वह वहाँ थे जनरल आर डायर। तो नाम याद रखें दोस्तों, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और तारीख भी 13 अप्रैल 1919। साथ ही पंजाब में बाघा बॉर्डर है जो बहुत ही मतलब पर्यटक बहुत जाते हैं यहाँ पर और एक तरह से पर्यटन का स्थल है। दोस्तों अगर पंजाब के राष्ट्रीय उद्यान की तरफ नजर डालेंगे तो अबोहर राष्ट्रीय उद्यान, हरीके राष्ट्रीय उद्यान, झांझर बछौली राष्ट्रीय उद्यान, बिरमौती बाघ अभ्यारण्य, बिरभैरसोन अभ्यारण्य और महेंद्र प्राणी उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। दोस्तों इनमें से पूछे तो अभी तक कोई नहीं गया अबोहर के अलावा, लेकिन आप फिर भी याद रखें दोस्तों क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सोनू सूद, बी ए आर रहमान, सी अदार पूनावाला और डी अमिताभ बच्चन। तो दोस्तों आपको बता दें हाल ही में अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड ए आर रहमान को प्रदान किया गया है। एक संगठन के मुताबिक अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड किरण मजूमदार शॉ द्वारा स्थापित बायोकॉन फाउंडेशन को प्रस्तुत किया गया था। महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए 30 कोविड-19 योद्धाओं को अलर्ट बीइंग कोविड फ्रंटलाइन योद्धा से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आप याद रखें कितने योद्धाओं को, कितने को फ्रंटलाइन योद्धा से सम्मानित किया गया? 30 लोगों को। साथ ही अलर्ट बीइंग अवार्ड्स 2020 को पूरे भारत के 15 राज्यों और 35 जिलों से 156 नामांकन प्राप्त हुए थे। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का एकमात्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए छत्तीसगढ़, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी लक्षद्वीप और डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है कोविड-19 से मुक्त हो गया है। दोस्तों यहाँ पर अंतिम 4 मरीज जो बचे हुए थे वो हाल ही में वो भी ठीक हो गए हैं, पूरी तरह से रिकवर्ड हो चुके हैं और अब यहाँ पर कोई भी कोविड-19 का मरीज नहीं है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह फिलहाल भारत का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ कोविड-19 का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। दोस्तों नज़र डालेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ तो सबसे पहले हम इसको नक्शे पर देखेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं यह बंगाल की खाड़ी में के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ के वर्तमान उपराज्यपाल एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 10 डिग्री चैनल जैसे हम मैप पे देख भी सकते हैं अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और यहाँ पर जो मुख्य जनजातियाँ हैं तो आपको बता दें कि अंडमान की मुख्य जनजाति महाअंडमानी, ओंगे जनजाति जो बार बार पूछी गई है, जरवा जनजाति और सेटिनली जनजाति 4 जनजातियाँ यहाँ की प्रमुख हैं। और निकोबार द्वीप समूह पे 2 जनजाति प्रमुख हैं, निकोबारी जनजाति और शैम्पेन जनजाति। तो दोस्तों शैम्पेन भी बार बार पूछी गई है, आप लोग याद रखें। साथ ही आपको और बता दें अंडमान से रिलेटेड तो यहाँ कुल 96 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, 9 राष्ट्रीय उद्यान है और 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो दोस्तों आप याद रखें यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया मिलता है जो बैरन द्वीप पर स्थित है। आप यह भी याद रखें कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप पर। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी आपको बता दें दोस्तों तो सैडल पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। यहाँ की एकमात्र नदी कलपोंग नदी है। तो दोस्तों आप इसका भी नाम याद रखें क्योंकि यहाँ की यह एकमात्र नदी है। और यहाँ पर हम देखेंगे 3 मतलब सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, उसके साथ 2 और पढ़ेंगे दोस्तों माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान और गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ और आज के अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में 13वें एयर इंडिया 2021 शो का आयोजन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए पुणे, बी चेन्नई, सी जयपुर और डी बेंगलुरु। तो दोस्तों आपको बता दें हाल ही में बेंगलुरु शहर में 13वें एयर इंडिया 2021 शो का आयोजन किया गया है। इस शो में आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट का प्रदर्शन किया गया। यह शो 5 फरवरी को ख़त्म होगा। पहले दिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एयरफोर्स का 83 तेजस जेट लेने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से आप नोट कर लें कि एयरफोर्स ने 83 तेजस जेट लेने का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ
तय किया है, साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। दोस्तों आपको बता दें बेंगलुरु जो कि कर्नाटका की राजधानी है, तो हम नज़र डालेंगे कर्नाटका की तरफ। और जैसे कि हम नक्शे पर देख सकते हैं, कर्नाटक की सीमा महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। दोस्तों कर्नाटक की राजधानी जैसे मैंने आपको बताया बेंगलुरु, तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया कहा जाता है, कि भारत का सिलिकॉन वैली। और यह क्यों? क्योंकि यह आईटी सेक्टर का हब है। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ पर विधानसभा सीटें 225, विधान परिषद सीटें 75, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12 हैं। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा तथा राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। दोस्तों आपको जैसे मैंने सीमा तो आप भी बता दी, इसके साथ में तटीय सीमा भी देखेंगे तो अरब सागर से की तटीय सीमा लगती है। और 6 राज्यों से गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल से इसकी स्थलीय सीमा लगती है। यहाँ की प्रमुख नदियों पर नजर डालेंगे दोस्तों, तो कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, मलयप्रभा नदी और शरावती नदी यहाँ की प्रमुख नदी हैं। और दोस्तों शरावती नदी पर स्थित जोंग जलप्रपात 253 मीटर ऊंचा है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसे गौरसप्पा भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर 12 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं तथा यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान या मतलब नेशनल पार्क पर अगर नज़र डालेंगे तो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो कि बेंगलोर में है और बार बार पूछा गया तो आप इसे याद रखें। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, यह दोनों भी एग्जामिनर के फेवरेट्स में आते हैं, तो इन्हें भी याद रखें आप। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, इस पर डबल स्टार लगा लें दोस्तों, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है। तो दोस्तों आप इतने राष्ट्रीय उद्यान बहुत अच्छे से पढ़ते चलें, क्योंकि यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे भी जा सकते हैं। और आप अच्छे से याद रखें दोस्तों, इन सब डिटेल्स को एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा कि कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, मलयप्रभा नदी, शरावती नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। शरावती नदी पर स्थित जोंग या गौरसप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पर 12 वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। और आज का अगला प्रश्न है, गगनयान के एक भाग के रूप में इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च करने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस हैं, ए जुलाई 2021, बी दिसंबर 2021, सी जुलाई 2022 और डी दिसंबर 2022। तो दोस्तों आपको बता दें गगनयान के एक भाग के रूप में इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च करने की घोषणा की गई है। यह घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। इससे पहले यह मानव रहित मिशन दिसंबर 2020 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दिया गया था। दोस्तों नज़र डालेंगे इसरो की तरफ, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष के शिवान हैं और इसके संस्थापक विक्रम अम्बालाल साराभाई थे। तो दोस्तों संस्थापक का भी नाम आप याद रखें, विक्रम अम्बालाल साराभाई, और अध्यक्ष के शिवान हैं। और स्थापना 15 अगस्त 1969। लगभग इसरो, DRDO और नासा ये तीनों अभी NTPC वालों के फेवरेट चल रहे हैं। तो आप लोग जिनके भी पेपर बचे हुए हैं बहुत ध्यान से पढ़ें इनके पूरे मिशन को और इनकी पूरी स्थापना से लेके हेडक्वार्टर से लेके सब कुछ। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। और आज का अगला प्रश्न है, 4 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए विश्व कैंसर दिवस, बी विश्व एड्स दिवस, सी विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस और डी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो दोस्तों आपको बता दें 4 फरवरी को विश्व भर में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक करना है। 1933 में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया। विश्व कैंसर दिवस की स्थापना 4 फरवरी वर्ष 2000 को पेरिस में न्यू मिलेनियम के लिए कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन में पेरिस चार्टर द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आधिकारिक तौर पर जो UNO द्वारा मान्यता प्राप्त है, 4 फरवरी 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। और पहली बार अगर कब मनाया गया था या इसकी मनाने की कोशिश कहाँ की गई थी, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 1933 में इसको मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर
नियंत्रण संघ के द्वारा, और साथ ही 4 फरवरी 2000 को इसके पेरिस में स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं और साथ में आपको दोस्तों अदर ऑप्शन से भी बता दें तो प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस अभी हाल ही में 30 जनवरी को मनाया गया, और विश्व आर्द्रभूमि दिवस हाल ही में 2 फरवरी को मनाया गया, जो 1971 में हुए रामसर सम्मेलन के उससे मनाया जाता है, और इसकी मनाने की शुरुआत 1973 से हुई थी। तो दोस्तों याद रखें, आर्द्रभूमि दिवस बहुत महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े हुए तथ्य भी आप ध्यान से पढ़ लें, मैंने अभी कल की वीडियो में ही आपको बताए थे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ, और आज का अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कितने घंटे में 2580 मीटर लंबी परमानेंट क्वालिटी कंक्रीट से सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए 24 घंटे, बी 36 घंटे, सी 48 घंटे और डी 12 घंटे। तो दोस्तों आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 24 घंटे में 2580 मीटर लंबी परमानेंट क्वालिटी कंक्रीट सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के ठेकेदार पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, दोस्तों यहाँ ठेकेदार का नाम याद रखें क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बुक में यही नाम लिखा जाएगा कि प्राधिकरण के ठेकेदार पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के इस कारनामे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मान्यता दी गई है। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न है, भारत 18 दिनों में कितने लाख कोविड-19 टीकाकरण करने वाला विश्व का सबसे तेज देश बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए 20 लाख, बी 30 लाख, सी 40 लाख और डी 50 लाख। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत 18 दिनों में 40 लाख कोविड-19 टीकाकरण करने वाला विश्व का सबसे तेज देश बन गया है। इन टीकाकरण के साथ में भारत में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर कुल मामलों की 1.5% से भी कम हो गई है। तो दोस्तों हमारे देश भारत का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, और यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और अभी फिलहाल में कोविशील्ड जो आप सामने देख पा रहे हैं, यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है, जिसके अपने अध्यक्ष या CEO अदार पूनावाला हैं, और उसका मुख्यालय पुणे में स्थित है। वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा जुड़ सकते हैं, और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं SLH अकेडमी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।